कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण जो है क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ए 1850, 1857, बी 1857 से 1900 ईस्वी, सी करे कि 1900 से 1918 ईस्वी और डी करे कि 1843 से 1867 ईस्वी। तो आपको पहले वाली प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, 1857 से 1900। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ किस वर्ष से माना है? ए 1850 ईस्वी, बी 1900, सी 1875 57 ईस्वी और डी करे कि 1920 ईस्वी। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, 1857 ईस्वी। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि जागरण सुधार काल नाम किस साहित्यिक कालखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत युग, बी छायावाद युग, सी द्विवेदी युग और डी कह रहा है कि प्रगतिवाद युग। तो तीसरे सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो तीसरे सवाल का सही उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो सीमा है वो डॉक्टर नगेंद्र ने 1800 से लेकर के 1900 से लेकर के 1918 तक जो है इसको माना है। चौथे सवाल पर आते हैं। करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नवलेखन काल का समय कब से प्रारंभ होता है? ए 1938 ईस्वी, बी 1943 ईस्वी, सी 1953 ईस्वी और डी करें कि 1960 ईस्वी। तो आपको नगेंद्र के अनुसार जो है इसका समय जो है वो बताना है। तो नगेंद्र के अनुसार इसका समय 1953 है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल 1838 से 1853 और नवलेखन काल 1853 से अब तक, तो दो भागों में बांटा है। पांचवी सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर गणपत गुप्त ने आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है, ये बताना है। ए कह रहा है 4, बी 5, सी 6 और डी कह रहा है कि 3। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा, 5 भागों में उन्होंने बांटा है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के लिए किस नाम को प्राथमिकता दी है? ए पुनर्जागरण काल, बी वर्तमान काल, सी गद्य काल और डी कह रहा है कि नवलेखन काल। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा है। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि स्रोतों के अनुसार आधुनिक काल के प्रारंभ में हिंदी गद्य की अवधि क्या मानी गई है? ए 1857 से 1900 ईस्वी, बी 1850 से 1857 ईस्वी, सी 1800 से 1850 ईस्वी और डी 1900 से 1918 ईस्वी। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है, सवाल नंबर 7 का। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा, 1850 से 1857 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सीमांकन में आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी गद्य आरंभ को सन 1850 से 1857 के बीच जो है वो रखा गया है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र द्वारा वर्गीकृत छायावाद काल की समय सीमा क्या है? ए कह रहे हैं कि 1920 से 1937, बी कह रहे हैं कि 1918 से 1938, सी कह रहे हैं कि 1918 से 1936 और डी कह रहे हैं कि 1900 से 1920। तो आपको इसका उत्तर बताना है। नगेंद्र के अनुसार जो है इसका समय जो आपको बताना है, तो उनके अनुसार इसका समय विकल्प बी हो जाएगा, 1918 से 1938, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की अवधि सन 1800 से 1918 से 1938 तक जो है वो मानी है। अन्य में 1936 तक ही माना जाता है। चलिए सवाल नंबर आते हैं 9 पर। कहते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रगतिवाद का समय क्या है, ये बताना है। ए करें 1936 से 1942, बी करें कि 1937 से 1945, सी करें कि 1938 से 1953 और डी करें कि 1920 से 1937। तो इसका सही समय जो है आपको बताना है, वो भी गुप्त जी के अनुसार बताना है। तो डॉक्टर गुप्त ने वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो प्रगतिवाद का समय है वो 1937 से जो है 1945 माना है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है।
यह दर्शन आधुनिक काल के इतिहास लेखन में भी महत्वपूर्ण है। ये किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हीगल, सी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और डी कह रहा है कि तेन का। तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, बताना है। तो ये जो है वो मत हीगल का है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन की विलोचनात्मक पद्धति के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह का क्या मत है? ए करे कि काल विभाजन ही सर्वोपरि है, बी करे कि नामकरण सबसे जटिल समस्या है, सी करे कि मूल्यांकन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है और डी करे केवल तथ्यों का संकलन ही इतिहास है। तो आपको बताना है कि साहित्य इतिहास लेखन की जो विलोचनात्मक पद्धति है उसके संबंध में नाम और सिंह का मत क्या है। तो इनका मत जो है कि मूल्यांकन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक काल के गद्य साहित्य के विकास में रीति के विरुद्ध किस तत्व की प्रधानता रही? ए कल्पना, बी युग चेतना, सी दरबारी संस्कृति और डी करेक्ट केवल धार्मिक उपदेश। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर हम 12 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सब सही जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा युग चेतना, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका जो है क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रयोग युग की अवधि क्या है? ए 1943 से 1953, बी 1945 से 1965, सी 1953 से 1960 और डी 1937 से 1945। तो आपको बताना है कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रयोग युग की जो है अवधि क्या है। तो इनके अनुसार अवधि जो है वो 45 से 65 तक है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आधुनिक काल के वर्गीकरण में प्रगति प्रयोग काल आ, नाम किसने दिया? ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि प्रगति प्रयोग काल जो है ये नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा, वो सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायोत्तर काल के प्रथम चरण को जो है प्रगति प्रयोग काल कहा है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर आपका जो है वो 15 है। कह रहा है कि साहित्य इतिहास के दर्शन में जाति, वातावरण और क्षण विशेष का सिद्धांत किसने दिया, जिसे आधुनिक इतिहासकार भी आधार मानते हैं? ए हीगल, बी वोल्टेयर, सी तेन और डी कांट। तो आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। हिम्मत तेन के द्वारा दिया गया है। तेन तेन ने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इन तीन तत्वों को जो है वो अनिवार्य माना है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल कहने के पीछे शुक्ल जी का मुख्य तर्क क्या था? ये जो है आपको बताना है। ए कह रहे कि इस काल में कविता नहीं लिखी गई, बी कह रहे कि गद्य का विकास इस काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, सी कह रहे कि गद्य केवल ब्रजभाषा में लिखा गया और डी कह रहे कि नाटक विधा का अभाव था। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है कि शुक्ल जी ने जो गद्य काल कहा है इसके पीछे उनका तर्क क्या था। तो इसके पीछे तर्क ये था कि गद्य का विकास इस काल में सबसे प्रधान साहित्यिक घटना रही है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। शुक्ल जी का यह कथन आधुनिक काल के किस संदर्भ में सबसे सटीक बैठता है? ए राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन, बी केवल दरबारी मनोरंजन, सी करेक्ट केवल धार्मिक उपदेश और डी करेक्ट भाषाई शुद्धता। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल के किस संदर्भ में सबसे सटीक बैठता है। तो ये बैठता है राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जनता की चित्तवृत्ति राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, जो आधुनिक काल के राष्ट्रीय काव्य में प्रतिबिंबित होते हुए हमें जो है वो दिखाई देती है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि आधुनिक काल के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ए लल्लूलाल, बी रामप्रसाद निरंजनी, सी सदल मिश्र और डी करे कि मुंशी सदाशिवलाल। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रामप्रसाद निरंजनी। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र के वर्गीकरण में पुनर्जागरण काल का मुख्य स्वर क्या था? ए केवल श्रृंगारिकता, बी राष्ट्रीयता और समाज सुधार का समन्वय, सी केवल वैराग्य और डी दरबारी चाटुकारिता। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि नगेंद्र के वर्गीकरण में पुनर्जागरण काल का मुख्य स्वर क्या था। तो सर था राष्ट्रीयता और समाज सुधार का समन्वय, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काल ने जनता को अंधकार से निकालकर नई चेतना की ओर प्रेरित किया, इसलिए इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है।
अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहे हैं कि भारतीय युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस कवि को माना जाता है? ए अयोध्या सिंह बहादुर, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी श्रीधर पाठक और डी मैथिलीशरण गुप्त। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प बी हो जाएगा, बाल मुकुंद मुकुंद को जो है वो माना जाता है। उन्होंने दोनों युगों की संधिकाल की प्रवृत्तियों को अपने लेखन में जो है वो आत्मसात किया है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, ये आपको बताना है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसको जाता है ये आपको बताना है। देखिए तो सर्वविदित है कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से उन्होंने भाषा परिमार्जन और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित जो है वो किया। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि छायावाद का प्रारंभ 1918 से मानने का प्रमुख कारण क्या है? ए भारतेंदु की मृत्यु, बी झरना प्रसाद का प्रकाशन और द्विवेदी युग की इतवृत्तात्मकता से मुक्ति, सी प्रथम विश्व युद्ध का अंत और डी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा झरना का प्रकाशन और द्विवेदी युग की इतवृत्तात्मकता से जो है वो मुक्ति, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्ति आधुनिक काल के कवियों के लिए किस रूप में जो है चुनौती बनी? ए केवल मनोरंजन के विरुद्ध, बी भाषा की क्लिष्टता के विरुद्ध, सी छंदों के प्रयोग के विरुद्ध और डी करेक्ट तुकबंदी के विरुद्ध। तो आपको बताना है कि ये जो है आधुनिक काल के कवियों के लिए किस रूप में जो है वो चुनौती बनी। तो ये बनी केवल मनोरंजन के विरुद्ध, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। रीतकाल की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध आधुनिक काल में साहित्य को लोक मंगल से जो है वो जोड़ा गया है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल नंबर 24 पर। कह रहे हैं कि प्रगतिवाद पर किस विदेशी विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो माना जाता है? ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद और सी करें मनोविश्लेषणवाद और डी करें कि प्रतीकवाद। तो 24 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर मार्क्सवाद हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तार सप्तक के प्रकाशन के साथ आधुनिक काल की किस धारा का जन्म हुआ? ये आपको बताना है। ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी नई कविता और डी नवलेखन। तो इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर प्रयोगवाद हो जाएगा, अर्थात बी विकल्प जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। आगे के संपादन में तार सप्तक से प्रयोगवाद का विवत जो है विधिवत आरंभ माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों में जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर करें।